रहे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, सिटीज़न अमेंडमेंट बिल जो है कल जो है प्रेसिडेंट ने उसको साइन कर दिया है। ये कानून बन गया है। हम आपको बता दें कि सिटीज़न अमेंडमेंट बिल है क्या। सिटीज़न अमेंडमेंट बिल ये है कि जो लोग इलीगल तरीके से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं यहाँ पर और कई सालों से रह रहे हैं, सिवाय मुस्लिम के हिंदू, क्रिश्चियन, सिख जो भी है, उनको पारसी, सबको है सिटीजनशिप दी जाएगी। सिर्फ मुसलमानों को जो बाहर से आए हुए हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं, उनको जो है वो सिटीजनशिप नहीं देंगी। ये तर्क रखा गया है कि वहाँ पर जो है माइनॉरिटीज़ जो है जो देश में है, उनको यहाँ पर जो है दिसंबर 2014 से पहले के जो लोगों को सिटीजनशिप जाएंगे। कहीं ना कहीं मुस्लिम कौम इससे थोड़ा सा नाइतफाक रखते हैं, थोड़ा इसमें प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं कि क्यों मुसलमानों को हटाया गया। बात करते हैं डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब से, जो ज़्यादा बेहतर इस बिल के बारे में बताएंगे। क्या प्रोटेस्ट है सर ये? हम आपको बता दें, मीना रोड जंक्शन पर हम यहाँ पर खड़े हुए, आज लोगों ने यहाँ पर एकदम साइलेंट प्रोटेस्ट किया है, हाथों में पट्टी बांधी है, ब्लैक पट्टी, इस बिल के खिलाफ। बात करते हैं डॉक्टर अजीमुद्दीन से। देखिए, जो बिल आया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये बिल ऐसा है जो हिंदुओं को और दूसरी कौमों को चोर रास्ते से अंदर लाने का तरीका है। दरअसल क्या, ये मुल्क हमारा, हम सब का मुल्क है। ये मुल्क कोई धर्म की बुनियाद पर नहीं बना, ये सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि यहाँ पर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द रिलीजियस। तो इस ऐसी हालत में हमारा आर्टिकल 14 भी कहता है, आर्टिकल 14 में लिखा है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी जो मज़हब की बुनियाद पर उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है, इससे लगता है कि अनडिक्लेयर तौर पर ये हिंदू राष्ट्र उन्होंने बना दिया है। ये हिंदू राष्ट्र की पूरी तैयारी है। इनको इस मुल्क से हमदर्दी नहीं है। ये चंद लोग हैं, हम कहते हैं हमसे हमारी सिटीजनशिप पूछते हैं। हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हुए, हमने इस मुल्क को आज़ाद कराया। हम यहाँ किराएदार नहीं हैं। हमारे इस मुल्क को हमने अपना खून पसीने सींचा है और हमने बाई चॉइस इंडिया में रहना पसंद किया, हमारे बाप दादा ने। तो हमको कौन खाली कराएगा इस मुल्क को? ये जो बाहर के लोगों के आने हुए लोगों के नाम पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को परेशान करने की साजिश है, हिंदुओं को खुश करने की साजिश है। अजीमुद्दीन साहब, एक क्लियर मैंडेट में आप ये बताइए। देखिए, नेशनल जो NRC वो एक अलग चीज़ है, सिटीज़न अमेंडमेंट बिल एक अलग चीज़ है। सिटीज़न अमेंडमेंट बिल से मुंबई के, इंडिया के मुसलमानों को इफ़ेक्ट नहीं है, पर एक भेदभाव किया जा रहा, उस पर आवाज़ उठ रही है। ये असल में दोनों चीज़ों के ऊपर है। अगर आप एक देखें कि आर्टिकल 14 कहता है कि कोई भी लॉ या कोई भी एक्ट ऑन बेसिस ऑफ क्लास ऑफ रिलीजन नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो ये है। तो भारत का संविधान जो है उसके साथ में छेड़छाड़ की गई है। आज ये हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। अगर हम इस चीज़ को लिंक करें कि NRC और कैब ये दोनों अलग अलग नहीं है, अगर आप देखें तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिलते हैं। NRC ये कहता है कि हर किसी को अपनी सिटीजनशिप प्रूव करनी है। कैब ये बोलता है कि अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिटीजनशिप मिल गई। यानी इंडियंस के लिए नहीं, ये जो बाहर से जो आते हैं ना इलीगल इमिग्रेंट्स, वही बोल रहा हूँ। तो कौन प्रूव नहीं कर पाएगा? वही प्रूव नहीं कर पाएगा जो इलीगल है। जो इलीगल है वो कैब के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। और NRC के अंदर हर किसी को प्रूव करना है। तो अगर मेरे पास NRC आया और मैं इलीगल इमिग्रेंट हूँ, ठीक है, तो मुझे प्रूव करने के लिए क्या कहना पड़ेगा कि मैं बांग्लादेश से पीड़ित हूँ या मैं अफगानिस्तान से पीड़ित हूँ या पाकिस्तान से पीड़ित हूँ। बस मुझे इतना बताना है और मैं बन गया सिटीजन। लेकिन मुसलमान को तो प्रूफ करना ही पड़ेगा क्योंकि वो कहीं पर भी कवर नहीं होते, राइट। तो अगर हम इस दोनों चीज़ को जोड़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि बेसिस ऑफ क्लास इन्होंने एक ऐसी चीज़ की है जिसकी वजह से हम लोग सेफ थे, विच इज़ कॉल्ड लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन आज खतरे में है तो आज ये पहला मुद्दा हुआ है, कल ऐसे 10 मुद्दे और आएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब ये पहला हुआ है उसी वक्त आवाज़ उठाए और हमारी कोशिश यही है कि ये आवाज़ पहुँचे दिल्ली तक और इसमें राइट अमेंडमेंट्स आए। हम ये नहीं बोलते कि आप NRC मत करो, आप करो NRC, लेकिन उसको तरीके से करो। आप उसके बाद में कैब अटैच कर आप ये मत करो कि NRC के अंदर से जितने भी जैसे आसाम के अंदर अभी 19 लाख थे, 19 लाख में से 14 लाख है हिंदू, राइट, जो नहीं प्रूव कर पाए NRC के अंदर प्रॉपर्ली। अब उनको क्या हो जाएगा, कैब के थ्रू उनको एंट्री हो गई तो उनका तो क्लोज हो गया मैटर। लेकिन अगर जो दूसरे भाई है जो मुसलमान के अंदर है, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे बराबर है, वो क्या करेंगे? वो तो फंस गए। तो ये जो रेसिज्म हो रहा है या हम बोल सकते हैं रिलीजियस डिस्क्रिपेंसी हो रही है, इसको हमें बंद करवाना है। मेरा कहना यह है कि अगर इस मुल्क को कोई बर्बाद कर रहा है तो यहाँ की मीडिया कर रही है, क्योंकि आज जो है ना हिस्ट्री को बदल दिया गया है। हिस्ट्री में ये देखिए आपके अगर मुसलमानों की इस मुल्क के लिए कुर्बानी क्या है। मुसलमान यहाँ आम मुसलमान की बात नहीं है, अगर आप रियल हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो हमारी उलमाओं की कुर्बानी क्या है कि हिस्ट्री में यह है कि शामली से लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद तक हर पेड़ पे उलमाओं की गर्दन थी। हमारे उलमाओं के मुंह में पेशाब किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा।
उसके लिए जो आज हमारी इस कुर्बानी को भुलाया जा रहा है और हमें जो है दरकिनार किया जा रहा है, उस चीज़ से हमें तकलीफ़ है, समझे नहीं। और कल जो है उठ के कोई भी आएगा हमसे पूछेगा तुम यहाँ के हो या नहीं हो, तो हम किसी के सुनेंगे नहीं। हम इसका कंडम करते हैं और हम इस चीज़ को मानने वाले नहीं हैं। ये सरकार जो है ये बोलती है कि वोट बैंक दूसरी सरकारों पे नाम लगाती है कि वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अब ये जो आसाम में 14 लाख जो हिंदू हैं, जब इनको कैब के थ्रू सिटीजनशिप मिल जाएगी तो ये 14 लाख वोट किसको डालेंगे? उनका तो बीजेपी माई बाप हो गया। और दूसरा जो क्या कहते हैं माइनॉरिटी करते हैं, ये माइनॉरिटी में जो रोहिंग्या से मुसलमान हैं वो भी तो वहाँ की माइनॉरिटी थी। आप बोलते हो कि माइनॉरिटी को कैब के थ्रू अंदर लिया जाएगा, तो उनको भी कैब के थ्रू अंदर लिया जाना चाहिए। वो नहीं ले रहे, उनको बाहर स्पेशली बाहर रखा गया। ये घुमा फिरा के जो है ये दिखाया ये जा रहा है कि भाई ये हिंदुओं की सरकार है, ये नॉन मुस्लिमों की सपोर्टिव सरकार है, और ये घुमा फिरा के वही हिंदू राष्ट्र जो इन्होंने बोला है अपना मुद्दा, ये घुमा फिरा के वहीं तक ले जाया जा रहा है। मेरे हिसाब से ना भाई, ये लोग का 2021 का एक एजेंडा चल रहा है कि हमको एक हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान को घोषित करना है। ये उनकी स्टार्टिंग है। जैसे एनआरसी और कैब का मतलब, एनआरसी आपने किए, असम के 14 लाख लोग के नाम नहीं आए, और कैब लाए तो उनको एंट्री होगी। आपके यहाँ के इंडिया के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री सब जात का नाम लेते हैं और मुसलमान को छोड़ते हैं। क्यों मुसलमान क्यों तुम्हारे दुश्मन है? क्यों पारसी एक पर्सन नहीं है? तुम उनको बोलते हैं इंडिया में तुमको जगह है, तुम और मुसलमान को जगह क्यों नहीं देना चाहते हो? क्यों मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है? क्यों आप हिंदू राष्ट्र के लिए कर रहे हो ये सब, या वन साइड खाली इलेक्शन के वोटिंग के लिए कर रहे हो? हर बार इलेक्शन के टाइम पे ये चीज़ होता है, हिंदू राष्ट्र सब तो राष्ट्र बना दिए, फिर हम लोग का भी एक राष्ट्र बना दो। क्या मुसलमान क्यों, तुम क्या करेंगे मुसलमान? आपका सवाल ये था कि मुसलमान ज़रा नाराज़ है। ज़रा नहीं, हम लोग बहुत नाराज़ हैं, और हम लोग जो है इसको कंडेम करते हैं, कैब को कंडेम करते हैं। और ये नाराज़गी की वजह शुरुआत हुकूमत में बैठने वाले लोगों ने करी है। आपने बाहर से आए हुए लोगों को नागरिकता धर्म के बेसिस पे देने वाले हो। आप नागरिकता धर्म के बेसिस पे देना शुरुआत आपने करी है, और उसमें से आपने मुसलमानों को एक्सक्लूड किया हुआ है। आपने आर्टिकल 14 का वायलेशन किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 का वायलेशन किया है, जिसमें यह आया है कि किसी को भी नागरिकता धर्म के बेसिस पे नहीं देना चाहिए। 70 सालों तक आज तक कोई भी फैसला जो है धर्म के नाम पर नहीं हुआ। आज को धर्म के नाम पर हो रहा है, आज धर्म के नाम पर हो रहा है, तो आज बेशक मुसलमान जो है नाराज होगा, क्यों नहीं होगा? जब आप मुसलमानों को जो है एक्सक्लूड करोगे तो मुसलमान, जाहिर सी बात है, मुझे कोई डर नहीं है। हमें डर इस बात का है कि कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया जा रहा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया जा रहा है। जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं वो शैतान है, और उन लोगों का जो है ये, हम कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत को माता मानते हैं, माँ मानते हैं। फिर माँ कभी भी अपने बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करती, सारे बच्चों को एक साथ देखती है, एक नज़र से देखती है। तो आप दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो फिर हम लोगों के साथ में? हम लोगों के साथ में मतलब हमारे मजहब के साथ में। अगर मुसलमानों को, अगर आप नागरिकता सिर्फ और सिर्फ रिलीजन बेसिस पे दे रहे हो और मुसलमानों को एक्सक्लूड कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके दिल के अंदर चोर है, और ऐसी चोर सरकार को हम लोग कंडेम करते हैं, इस बिल को कंडेम करते हैं। फराज भाई, आप एक इंटेलेक्चुअल मुस्लिम हो, अजीम भाई आप हो, डॉक्टर हो, एक अच्छे लोग हैं यहाँ पर, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। आप एक बात बताइए कि ऐसी हालत क्यों पैदा हो रही है? क्या इसमें मुसलमान के डिवीज़न, मुस्लिम वोट डिवीज़न होने का ये एक नतीजा, एक परिणाम आगे आ रहा है क्या? देखिए, ये असल में मुस्लिम्स एक नहीं है, उनके वोट्स डिवाइड हो रहे हैं, और इतने डिवाइड हो रहे हैं, इतनी बुरी तरह डिवाइड हो रहे हैं कि कहीं पे भी कोई चीज़ की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। यहाँ तक के आधी रात को लोग खड़े हो जा रहे हैं, बोल रहे हैं हम सीएम बन गए, गवर्नर हम उनको वो कर रहे हैं। कल जो है बीजेपी की जो है राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं होने के बाद भी पास हो गई। तो क्या ये मुसलमानों की कुछ कमज़ोरी है इसमें? देखिए, मुसलमानों की इसमें बहुत बड़ी कमज़ोरी है। इनफैक्ट हम लोग अभी थोड़े दिन पहले ही बैठ कर जब बातें कर रहे थे, और हम देख रहे थे कि भाई ये जब इलेक्शन हुआ जिसमें हम राइट कैंडिडेट को वोट नहीं करते हैं। ओके, हम इसके लिए नहीं करते हैं क्योंकि वो डिवीजन ऑफ वोट हो रहा है। डिवीजन ऑफ वोट हो रहा है, डिवीजन ऑफ वोट और कैंडिडेट बाद में आता है। नहीं, दोनों भी चीज़ें होती है, क्योंकि उसमें कैंडिडेट भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, हम मुसलमान कम्युनिटी, या अगर मैं बोलता हूँ एक कम्युनिटी अगर होती है एक एरिया के अंदर, जैसे मीरा रोड अगर हम पकड़ते हैं, और अगर मैं सिर्फ इसके ही ताल्लुक से बात करूँ, तो इसमें यह हो रहा है कि वो हमसे आकर मिला नहीं, उसने हमसे आकर वोट मांगा नहीं, और हम अपने छोटी छोटी गलतियों या छोटी छोटी रंजिशों की वजह से हम उसको वोट नहीं देते हैं, और उसका फ़ायदा फिर किसी और को चले जाता है। दूसरा जो होता है, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है, जिसके अंदर है कि भाई वही जीतने वाला है, तो चलो फिर हम वोट डाल का फ़ायदा ही किया। यानी आप मानते हो कि डिवीजन ऑफ मुस्लिम वोट ये सब चीज़ को बढ़ावा दे रहा है? और इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट गिरा है।
देखिए, इस तो पॉलिटिक्स में भी रहते हो आप, हर जगह जाते हो, स्पीच देते हो, क्या डिवीज़न ऑफ मुस्लिम वोट इसका जिम्मेदार है? ये आपने बहुत सही सवाल किया है। इस वक्त जो हमारी हालत हो रही है उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे वोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और हमारा वोट बेवकत हो गया, बेमाना होकर रह गया है। अगर आज हम लोग एक साइड कांग्रेस को देना है या शिवसेना को देना है या बीजेपी को देना है या समाजवादी पार्टी को या बीएसपी किसी को देना है, आप अपने उसूल तय कीजिए, अपने साथ मुआहदा कीजिए। और किसी पार्टी से, अल्लाह के रसूल उन्होंने मुआहदा किया था उस ज़माने में, मदीना के अंदर आपने मुआहदा किया था यहूदियों के साथ। हमको भी हिकमत के साथ हिंदुस्तान के अंदर अपने मुआहदे करना चाहिए पार्टियों के साथ, और हमको तय करना चाहिए अपने उसूल के, हम इन उसूलों पे हम मुआहदा करने को तैयार हैं आपके साथ। आज हमारा वोट बेवकत इसलिए हो गया है, कोई कांग्रेस में जाता है, कोई समाजवादी में, कोई एनसीपी में, कोई बीजेपी में, सब जब बढ़ जाते हैं। इसलिए हमको पार्टियाँ समझ गई कि इनके वोट हमें मिलने वाले नहीं है। अगर हमारा ओवरऑल कहा जाए तो मुसलमान जो डिवाइड हुए हैं, ये उसका नतीजा चल रहा है। जी, मेरा कहना इतना ही है कि ये आज से ही नहीं है, 70 साल में ऐसा हुआ है। ये सन 14 से सरकार आई है, मुसलमान सोचना व्यवहार करती है। दूसरी बात, कभी मौन लिंची पे, कभी लब जिहाद। वही तो हम कह रहे हैं आपको कि वही तो आपको कह रहे हैं कि 70 साल से थी, मगर पिछले 7 साल में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि मुस्लिम वोट डिवाइड हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल डिवाइड हो गया है वोट। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या कहते हैं, हमें मुआहदा करना चाहिए, हमें पार्टियों के साथ मीटिंग करनी चाहिए, हमें अपने जिम्मेदार बनाने चाहिए। उन जिम्मेदारों को बड़ी पार्टियों के साथ बैठ के मुआहदा करना चाहिए कि आपके मैनिफेस्टो में हम मुसलमानों के लिए क्या फ़ायदा होगा। जैसा आप मैनिफेस्टो बनाते हो कि हम कैप बनाएंगे, एनआरसी बनाएंगे, उन मैनिफेस्टो में आप मुसलमान के लिए क्या डाल रहे हो कि मुसलमान को क्या फ़ायदा होगा इस मैनिफेस्टो से? आपकी सरकार रहेगी तो हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें मुआहदा करना चाहिए सरकार के साथ, उसके बाद एक साइड वोट डालना चाहिए। 24 सीटें खराब हुई हैं महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ मुसलमानों के गढ़ है वहाँ मुसलमान हार गए। ये हमारे वोट बंटने की वजह से हुआ है। फराज भाई, आपने जो ऑर्गेनाइज किया, आपकी तंजीम का नाम भी अगर आप बोल देंगे। हमारी तंजीम का नाम खिदमत आवाम है। ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये प्राइमरीली जो बनी है ट्रस्ट, ये यहाँ के लोकल्स है जो नौकरियाँ करते हैं, बिज़नेस करते हैं। और हम देख रहे थे कि यहाँ बहुत सारी गलतियाँ हो रही है। जैसे हॉस्पिटल के अंदर हमने देखा कि भाई हॉस्पिटल के अंदर, हाँ, तो ऐसे क्या हो इसके? तो मैं एज अ चेयरमैन हूँ। ओके, आजम भाई है, ये वाइस चेयरमैन है हमारी इसके। पूरा नाम आजम भाई? आजम अंबर। ओके, ये इमरान शेख है, ये इमरान गुलाम नबी शेख जॉइंट सेक्रेटरी है। ओके, तारिक भाई, हाँ, वो सेक्रेटरी। और भी मेंबर्स हैं। तो हमने ये जो बनाया है, प्राइमरीली हम लोग मेडिकल इनिशिएटिव्स, सोशल वेलफेयर और एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एक सक्सेसफुली, जी बोलिए, आपको कुछ कहना है? आप बोल सकते हैं इस पर कि मुस्लिम वोट जो है, आज जो ये चीज़ हो रही है, CAB बिल पास हो गई है, NRC आने वाली है, बहुत सारी मुसलमानों को जो है, मुसलमानों को साइड किया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको इसमें मुसलमानों की जो वोट डिवाइड है, क्या इसका जिम्मेदार है? सिर्फ 1-2 शब्द में आप कहिए, मतलब नॉर्मल बात है। बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है, इसलिए हिंदुओं का माइंड डाइवर्ट कर रही है। GDP जो 5% पे थी, आज वो 4.5 बता रही है, लेकिन एक्चुअली वो 3.5 से भी लो है। लेकिन लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये मुसलमानों का माइंड डाइवर्ट नहीं कर रही है, असल में वो हिंदुओं का माइंड डाइवर्ट कर रही है कि देखो हम क्या कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन अगर ये मुसलमान जाग जाएगा ना, तो इनको समझ में आ जाएगा कि असल बीजेपी है क्या। अच्छा, तो आज ये प्रोटेस्ट यहाँ पर आप लोग ने सब परमिशन वगैरह मिल गई? हाँ जी, हमको परमिशन, पुलिस का अच्छा सपोर्ट मिल गया था। हम ये साइलेंट प्रोटेस्ट ही कर रहे थे, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। हमने सबने काले बैंड बांधे हुए हैं। ये हम आज पूरा दिन पहनकर घूमेंगे। अगर आप मीरा रोड में आज घूमोगे तो बहुत सारे लोग आपको हज़ारों की तादाद के अंदर ये बैंड बांधे हुए मिलेंगे। तो हमने सबसे व्हाट्सएप ग्रुप पर और हर तरीके से उनको कहा कि अगर आप शरीक नहीं हो सकते हो, बैंड बांधो और अपना प्रोटेस्ट बताओ। दोस्तों, अगर आप मीरा रोड में अगर लोगों को हाथ में काली पट्टी पहने देखें तो वो कैट जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है उसके प्रोटेस्ट में ये साइलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। तो सलीम शेख, गली न्यूज़ फ्रॉम मीरा रोड।